इस वीडियो से आप कम से कम 2 से 3 चीज़ आप सीख पाएंगे। एक हो गया कि किस तरीके से आपको एक फुल मैराथन का पेसिंग करना है। दूसरा चीज़ हो गया कि अगर आपका बेंगलुरु जैसे बड़े इवेंट में अगर आप रूट मिस कर जाते हैं तो तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा। हाफ मैराथन में यहाँ बहुत लोग जुड़ते हैं क्योंकि यहाँ 5-5 साल का एज डिफरेंस होता है। इसमें रूट ऐसा है कि आपको पूरे बेंगलोर का अगर हाफ मैराथन अगर करना है तो एक लूप लेना है, और अगर 42 किलोमीटर करना है तो आपको 2 लूप लेने पड़ेंगे। 2023 में मैंने बेंगलुरु का फुल मैराथन किया था और इसमें मेरा 3 घंटा 8 मिनट का टाइम लगा था। इसमें मेरा 45 एज कैटेगरी में दूसरा नंबर आया था। मैं सैटरडे के दिन बेंगलोर पहुंचा। उस दिन मैं एक्सपो गया था आफ्टरनून में। एक्सपो का नज़ारा बहुत अच्छा था। मैंने अपना बीप कलेक्शन किया। इसलिए आप क्या करो, 4:20 4:30 का पेस पकड़ो, ये उन्होंने मुझे गाइड किया। तो इसलिए मैंने जो अपना जो टारगेट इस 42 किलोमीटर को के लिए रखा था, ये थोड़ा सा नॉन एग्रेसिव रखा था, थोड़ा सा अ, मतलब इजी रखा था। रेस आपका सवेरे 4 बजे स्टार्ट हुआ। मेरा जो रात का खाना था, अर्ली मॉर्निंग का जो प्री रन ब्रेकफास्ट था, काफ़ी अच्छा था। फास्ट एंडर जो सस्ता सुंदर मजबूत जो जेल है उसी को यूज़ किया था। मेरे हाथ में मैंने एक पानी का छोटा सा बॉटल रखा था हुआ। और मैं पहले के जो 3 4 5 किलोमीटर में मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगल था। मैं यही सेम पेस कम से कम 33 34 किलोमीटर तक मैं दौड़ा। मेरा जो गलती यहाँ पर हुआ। नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं बेंगलुरु मैराथन का रिव्यू करूंगा और उसमें जो मेरा पर्सनल जो इवेंट का परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो से आप कम से कम 2 से 3 चीज़ आप सीख पाएंगे। एक हो गया कि किस तरीके से आपको एक फुल मैराथन का पेसिंग करना है। दूसरा चीज़ हो गया कि अगर आपका बेंगलुरु जैसे बड़े इवेंट में अगर आप रूट मिस कर जाते हैं तो तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेंगलुरु मैराथन ये कल ऑर्गेनाइज हुआ संडे के दिन, बेंगलुरु के दिन। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें कि 5 10 21 और 42 किलोमीटर के कैटेगरी के रन होते हैं। इस इवेंट में फुल मैराथन में कुछ एज कैटेगरी होते हैं, 35 से 45, 45 से 55, और फिर 55 प्लस का एक एज कैटेगरी होता है। हाफ मैराथन में यहाँ बहुत लोग जुड़ते हैं क्योंकि यहाँ 5-5 साल का एज डिफरेंस होता है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। इसमें रूट ऐसा है कि आपको पूरे बेंगलोर का अगर हाफ मैराथन अगर करना है तो एक लूप लेना है, और अगर 42 किलोमीटर करना है तो आपको 2 लूप लेने पड़ेंगे सेम रूट पे। बेंगलोर का जनरली जो वेदर है बहुत अच्छा रहता है, 23 24 22 डिग्री के आसपास रहेगा। ह्यूमिडिटी आपका 45 से 50 डिग्री रहेगा, काफ़ी अच्छा रहता है। ये एक फुल मैराथन रन करने के लिए बहुत अच्छा इवेंट है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको 2 लूप लगाने पड़ते हैं, तो बहुत लोगों को ये शायद पसंद ना लगे। जब आप एक लूप करते हैं तो आप ऑलमोस्ट थक जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, फिनिश का माइंडसेट होता है। उसके बाद आपको फिर से और एक लूप लगाने के लिए शायद आपको मन ना करे। ये मेरे साथ भी हुआ था। 2023 में मैंने बेंगलुरु का फुल मैराथन किया था और इसमें मेरा 3 घंटा 8 मिनट का टाइम लगा था। इसमें मेरा 45 एज कैटेगरी में दूसरा नंबर आया था और ये काफ़ी मेरे लिए अच्छा था। 2 साल बाद मैं कल फिर से ये इवेंट में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा इवेंट रहा। मैं सैटरडे के दिन बेंगलोर पहुंचा। उस दिन मैं एक्सपो गया था आफ्टरनून में। एक्सपो का नज़ारा बहुत अच्छा था। मैंने अपना बीप कलेक्शन किया और संडे का रेस डे के लिए मैं तैयार हुआ। तो मैं डायरेक्ट आपको रेस डे का एक्सपीरियंस बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये जो रेस में आपको किस तरीके का गलती नहीं करना है। सबसे पहला है कि मैंने अपना पेस देखा 2023 का, और मेरा जो 3 घंटा 8 मिनट का जो टाइम था, इसमें मेरे को समझ में आया कि मैंने अपना जो पहला जो हाफ है 21 किलोमीटर, ये कम से कम मैंने 4:30 4:40 का पेस में कर रखा था। इनफैक्ट उससे फास्ट रिपीट्स भी किया हुआ था, 4:10 4:20 4:08 4:09 से मैंने स्टार्टिंग किया था। लेकिन मेरा जो दूसरा हाफ था 21 किलोमीटर के बाद का जो हाफ था, उसमें मेरा थोड़ा सा स्ट्रगल था। उसमें मेरा पेस कम से कम 5 तक भी ड्रॉप हुआ था।
तो सबसे पहले मेरे माइंडसेट में आया कि मैं इस साल जो इवेंट करने वाला हूँ, रूट तो सेम रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, 4:20 4:30 का पेस से स्टार्ट करूँगा। पिछले रात को यानी सैटरडे रात को मैं अपने कुछ मित्र, मेरे जो गुरुजी हैं, जिनसे मैं मेंटर, जो मेरे मेंटर हैं, मैं उनसे मिला, इनको पूछा कि क्या करना चाहिए। तो इन्होंने मुझे बताया कि आपका बॉडी के हिसाब से, क्योंकि आपने ज़्यादा कोई लॉन्ग रन नहीं कर रखा है, आपका मैक्सिमम जो रेस पेस में 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागे हो, तो इसलिए आप क्या करो, 4:20 4:30 का पेस पकड़ो। ये उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मैंने ये समझा, और उनका बात बहुत ही सही था। पिछले कुछ हफ्तों से, ये कुछ कुल मिला के कुछ महीनों से, मैं ज़्यादातर ये जो 5 किलोमीटर के जो लड़के हैं इनको तैयारी करवा रहा था। या तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, या तो अल्ट्रा के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रन बट शॉर्ट पेस में ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन मेरा मैराथन से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई लॉन्ग रन नहीं था। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि मैं बहुत अच्छे समय में कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने जो अपना जो टारगेट इस 42 किलोमीटर को के लिए रखा था, ये थोड़ा सा नॉन एग्रेसिव रखा था, थोड़ा सा अ, मतलब इजी रखा था। मेरे दिमाग में था कि मैं 4:40 4:50 का पेस में ही दौड़ूंगा, बिल्कुल एक संडे लॉन्ग रन की तरह। इसमें मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था पोडियम का, पोजीशन का, कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में यह था कि क्यों कि मैं इसमें रजिस्टर किया हूँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मित्र आएंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए मैं बस जाऊंगा, लॉन्ग रन करूंगा अच्छे से और वापस आऊंगा। लेकिन सैटरडे नाइट को गुरुजी ने पेस वगैरह देखा, वर्कआउट देखा, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप 4:20 4:30 का जो पेस है, ये बिल्कुल आप थ्रू आउट दौड़ सकते हो, आप उस पर ट्राई करो। तो ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ, और उस हिसाब से मैंने रेस भी स्टार्ट किया। रेस आपका सवेरे 4 बजे स्टार्ट हुआ। मेरा जो रात का खाना था, अर्ली मॉर्निंग का जो प्री रन ब्रेकफास्ट था, काफ़ी अच्छा था। और फिर मैं अपना मैंने इसमें फास्ट एंड अप के जेल यूज़ किए। मैं जनरली फास्ट एंड अप का जेल यूज़ नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये मेरे लिए कोई बड़ा रेस नहीं था, तो मैंने इसमें कोई अलग और जेल यूज़ नहीं किया। मैंने फास्ट एंड अप जो सस्ता सुंदर मजबूत जो जेल है, उसी को यूज़ किया था। मेरे हाथ में मैंने एक पानी का छोटा सा बॉटल रखा था, जो मुझे हेल्प करता रनिंग करने में। वो इसलिए मैंने रखा था क्योंकि मुझे श्योर नहीं हूँ कि रोड पे ये लोग कप देंगे या बॉटल देंगे, और कप में होता ये कि आप ज़्यादा पानी पी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने अपने पास छोटा सा बॉटल रखा था, जो कि मुझे हेल्प करेगा हाइड्रेशन में ड्यूरिंग द रनिंग। तो ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके मैंने अपना रेस स्टार्ट किया। रेस सवेरे 4 बजे स्टार्ट किया हुआ। और मैं पहले के जो 3 4 5 किलोमीटर में मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि बॉडी तब तक खुला नहीं था। मुझे थोड़ा सा टफ फील हो रहा था 4:20 4:30 का जो पेस था। फिर भी मैंने अपना कंटिन्यू रखा, और जब तक मेरा 8 9 किलोमीटर आया, तब तक बॉडी बहुत अच्छे से खुल गया था। मैं यही सेम पेस कम से कम 33 34 किलोमीटर तक मैं दौड़ा। पहला जो लूप था मेरा बहुत अच्छा गया, 21 किलोमीटर, इसको मैंने 1 घंटा 31 मिनट में फिनिश किया। मुझे किसी भी तरीके का कोई क्रैम्प प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यू, हैवीनेस कुछ भी नहीं हुआ। मेरा पेस बहुत ही अच्छा था, और ये काफ़ी एक कंट्रोल्ड पेस था। मैं फास्ट भी जा सकता था, लेकिन मैं अपने आप को ज़्यादा पुश करके सेकेंड हाफ में ज़्यादा बर्नआउट नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने एक कंट्रोल्ड पेस चुना, 4:20 4:30। और उसी में मैंने ये बहुत रिलैक्स्ड होके, स्ट्रेस फ्री होके दौड़ा। तो रास्ते में मुझे कुछ एथलीट्स भी मिले जिनके साथ मैं दौड़ा। कुछ एलिट्स वुमेन रनर्स थे जिनका कि टारगेट 3 घंटे का था, मैं इनके साथ कुछ किलोमीटर दौड़ा। लेकिन ये थोड़े से स्लो हो रहे थे, तो मैं इनको ओवरटेक करके आगे निकला। आगे मुझे और भी कुछ अच्छे खिलाड़ी दिखे, जो कि सब 3 टाइमिंग का पेसिंग कर रहे थे। लेकिन मैं अभी सब 3 का पेस का मूड में नहीं था, क्योंकि मैं श्योर नहीं था, क्योंकि जो मेरा जो लॉन्ग रन फास्ट रन मैराथन पेस में मैंने ज़्यादा कर नहीं रखा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा श्योर नहीं था। मैं अगर कर भी लेता तो यही कोई 5 6 7 किलोमीटर होल्ड करता, बट उसके बाद मुझे स्ट्रगल रहता। मैं अपना जो सेकंड हाफ है ये बहुत स्मूथ करना चाहता था, मेरा दिमाग में बस यही चल रहा था, तो इसीलिए मैंने कंट्रोल पेस चुना। तो 33 34 किलोमीटर तक बहुत ही अच्छा गया। बट 33 किलोमीटर में हुआ ये कि कब्बन पार्क, अगर आप जानते हैं बेंगलोर में, तो इसमें बहुत सारे टर्निंग्स होते हैं, वाई टर्न, 4 जंक्शन टर्न, ऐसे बहुत सारे टर्न होते हैं।
और एनईवी वालों ने क्या कर रखा था, या तो वॉलंटियर डिप्लॉय कर रखे थे, या तो रिबन रहता है ताकि आपका जो रूट है उसको मार्किंग करने के लिए रहता है। इनका मेरा जो गलती यहाँ पर हुआ कि कब्बन रोड के अंदर एक वाई जंक्शन होता है इस तरीके का, तो एक तरफ वॉलंटियर खड़ा रहते हैं और उन लोग इंडिकेट करते हैं कि आप उस तरफ जाओ, राइट हैंड साइड जाओ। लेकिन मैं जब उस समय पहुंचा 33 किलोमीटर में, तो वहां पर कोई वॉलंटियर नहीं थे और वो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ था। तो मेरे लिए दो रास्ता था, और मैं जनरली रनिंग करते समय इतना सोचता नहीं कि कौन सा रूट क्या है, मैं दिमाग उतना लगाने का मन नहीं करता, बस आंख खुला रहता है, स्ट्रेट रोड जो दिखता है मैं वहीं दौड़ता हूँ। तो मैंने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ मैंने टर्न ले लिया, टर्न लेके मैं आगे निकल गया। आगे लेके जो आगे का जो रास्ता था वो मुझे बिल्कुल पता था कि ये स्ट्रेट रोड है, एमजी रोड वाला, और उसी में मैं आगे निकलता गया। मेरा जब 33 34 35 किलोमीटर होने लगा, तब मैंने देखा कि मैं कुछ एलिट्स रनर्स जो हैं वो मेरे को फिर ओवरटेक करना चालू किए। तब मेरे को थोड़ा सा इंडिकेशन आया कि शायद मैं गलत रास्ता पे हूँ, क्योंकि ये जो एलिट रनर है ये तो बहुत पहले मेरे सामने थे, तो अभी इन लोग मुझे क्यों ओवरटेक कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ और एथलीट्स को भी देखा जो मेरे से बहुत आगे थे, इन्होंने मुझे ओवरटेक करना चालू किया। तब मुझे पता चला कि मैं ये एक गलत यू टर्न ले लिया हूँ, वाई टर्न ले लिया हूँ, जिसमें कि मैं कुछ दूर आगे आ गया हूँ, लेकिन मेरा डिस्टेंस कम गया है और ये लोग मेरे को ओवरटेक अप कर रहे हैं। तब मैं वहाँ पर तुरंत रुका। मैं कुछ वहाँ पर वॉलंटियर्स थे, उन लोगों को मैं पूछा कि भाई रास्ता कौन सा सही है ये बताओ, लेकिन उनको भी रूट पता नहीं था। फिर मैं अपने हिसाब से दौड़ता गया, देखा आगे पीछे रुक रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, किसी को रास्ता पता नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, 35 किलोमीटर में मैं स्लो डाउन हो गया। और मैंने एक ये सोचा कि क्योंकि मैं गलत रास्ता से आया हूँ ये अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए जो रनर्स पोडियम के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कि अच्छा दौड़ रहे हैं, मैं इनको अलाउ करता हूँ आगे जाने के लिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता, मैं ऐसा जीतना नहीं चाहता जहाँ की मैं चीटिंग करके जीतूँ। तो मैं वहाँ रुका, थोड़ा वॉक किया, पानी वगैरह पिया, कुछ वॉलंटियर से बात किया, और मैं उस समय ऑलमोस्ट गिव अप शेप में था। तो अगर आप मेरा देखेंगे जो पेस, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 5 6 का पेस है, क्योंकि मैं बहुत स्लो डाउन हो गया, आगे पीछे हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। सोच रहा था फिनिश करूं, लेकिन फिर सोच रहा था कि नहीं, फिनिश करने से मेरा पोजीशन आ जाएगा और बाकी लोगों के लिए ये दिक्कत होगा, वो मैं नहीं करना चाहता था। अगर स्टॉप कर देता हूँ तो मैं डीएनएफ हो जाऊंगा और मेरा सर्टिफिकेशन आएगा नहीं। तो इसलिए मैं चाहता था कि जो कि पहला दूसरा तीसरा लड़के हैं इन लोग को जाने देते हैं और अपना फिर रेस फिनिश करेंगे, ताकि अपना एक सर्टिफिकेट भी आ जाए। और उस समय मैंने एलिड किपचोगे को सोचा। एलिड किपचोगे का ये अच्छा चीज़ है कि ये कम से कम 9 10 साल से जीत रहे हैं हर मैराथन, लेकिन अभी कुछ साल से ये मैराथन नहीं जीत रहे हैं। लेकिन ये कभी भी अपना वर्कआउट गिव अप नहीं करते, ये हमेशा अपना रेस फिनिश करते हैं, और मेरे को वो मोटिवेटिंग लगा, तो वही स्ट्रेटेजी मैंने भी अपनाया। मैं जब देखा कि कुछ लड़के आगे निकल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि मेरे आगे कोई भी नहीं था, मैं जब 33 32 किलोमीटर था, तो जितने भी फास्ट रनर थे वो सारे आगे निकल गए और मैं उनको देख नहीं पाता था क्योंकि वो काफ़ी फास्ट थे। और जो स्लो रनर्स थे वो काफ़ी पीछे थे, उनको मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो काफ़ी पीछे थे। तो जब मैं वहाँ पर रुका, मैंने देखा पहला दूसरा लड़के चले गए, तब मैं फिर अपना रेस आस्ते आस्ते स्टार्ट किया, अपना अपना स्लो स्लो दौड़ा। वहाँ पर मैं सैग में रुका, बातचीत किया, कुछ फ़ोटो भी उठाया, और फिर मैं फिनिश लाइन पे पहुँचा। फिनिश लाइन जब पहुँचा तो जो तीसरा खिलाड़ी था, मैंने इसको सोचा कि चलो इसको भी ओवरटेक करने देते हैं, और मैंने उसको ओवरटेक करने दिया और मेरा चौथा पोजीशन आया। तो ये रहा पूरा इंसिडेंट दोस्तों। रूट मिस होने के चलते, गलत डायरेक्शन में जाने के चलते मेरा यहाँ पोजीशन आया नहीं। मेरा बहुत अच्छा पोजीशन था, कम से कम मेरा दूसरा तीसरा पोजीशन जरूर ही आता, क्योंकि मैं बहुत लोगों को इसमें ओवरटेक करके सेकेंड हाफ मेरा काफ़ी स्ट्रांग हो रहा था। तो एनीवे, तो इससे आपको ये सीखने को मिलेगा दोस्तों कि अगर आप रेस में अगर रूट भूल जाते हैं, सबसे पहला चीज़ ये कि आप ये गलती ना करें कि रुक के बिल्कुल गिव अप कर जाएं, ये कभी भी ना करें। चाहे वो 10 हो, 21 हो, 42 हो, अपना रेस फिनिश करें आप, क्योंकि रेस जो रूट है आपने जानबूझकर गलत डायरेक्शन नहीं लिए, वो आपसे हो गया तो होने दीजिए, आप उसको फिनिश कीजिए, ताकि आपका वहाँ पर एक अच्छा टाइमिंग आ गया।
लकीली मेरे केस में क्या हुआ कि मैं जो वाई टर्न लिया, गलत रूट में गया, वहां पर कोई भी मेरे से चिप मिस नहीं हुआ, तो इस वजह से मेरा चिप टाइमिंग बिल्कुल सही आ रहा था, हर चिप में मेरा अटेंडेंस था वो, लेकिन लक का बात है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई मैं चिप मिस क्या कर दिया होता तो मैं डीएनएफ में आता। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। जो रूट है आप थोड़ा सा आंख खोलें, देखें। और ये बहुत कॉमन है जो कि फास्ट रनर्स होते हैं, जो बिगिनर्स फर्स्ट में रहते हैं, क्योंकि अगर इनको अगर आपको कोई साइकिलिस्ट या तो पेसिंग करता है या तो कोई मोटरसाइकिल पेसिंग करता है, लेकिन अगर ये गलत डायरेक्शन में चले गए तो आपका भी रेस वहां पर खराब होगा। मेरे केस में ये हुआ कि मेरा सामने कोई भी नहीं था, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला और मैं गलत रूट में चले गया। तो एनीवे जो भी हुआ, तो इस हिसाब से एक अच्छा रेस बना। लकीली मैं डीएनएफ नहीं हुआ, मेरा चौथा पोजीशन आया, 3 घंटा 22 मिनट का मेरा ओवरऑल टाइम आया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस रेस से चाहे मुझे बेनिफिट हुआ हो या ना हो, लेकिन आपको जरूर समझने को मिला होगा कि रेस में आप पेसिंग कैसे करें। पेसिंग आप हमेशा अपना जो कंफर्ट जोन है, खास करके फुल मैराथन में अपना जो कंफर्ट जोन है उसमें रनिंग करें। आप कभी भी फास्ट हाफ ज़्यादा फास्ट न जाएं, क्योंकि आपको बंक होने के चांसेस हैं। आपको पेट में पेन क्रैम्प वगैरह आने के बहुत चांसेस होते हैं अगर आपका ट्रेनिंग नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप संपर्क करें। मैं फिलहाल वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, कोलकाता 25 किलोमीटर और टाटा मुंबई 42 किलोमीटर के लिए बहुत लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप अगर जुड़ना चाहते हैं, हार्ट रेट बेस्ड रन क्या होते हैं, इवेंट के दिन क्या करना चाहिए, इवेंट के पहले क्या करना चाहिए, वर्कआउट क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या है, जूता कौन सा लें, अच्छे से कैसे दौड़ें, ये अगर सब कुछ जानना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे संपर्क करें। मेरा एक छोटा सा फीस है वो मैं लूँगा, लेकिन आपका इवेंट में बहुत अच्छी तरीके से करके दूंगा। नमस्कार।